कंपनीज हैं। होती हैं। कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? हाँ, मैम एक तो किसी मेजर ऑब्जेक्ट को था। होती है ना, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कोई कंपनी क्रिएट की हुई हो, उसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो तो वो टर्मिनेट कर देते हैं कंपनीज को। सेकंड होता है कि किसी ट्राइब्यूनल ने हमें नोटिस दे दिया है कि ये हमारे किसी भी रॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई हो, इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए हो, तो उसे टर्मिनेट करना पड़ता है। थर्ड होता है कि पार्टनरशिप में से किसी कंपनी में एक लिमिटेड, मैम पार्टनरशिप का तो पता है मुझे, कंपनी का नहीं। जैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप लिमिटेड, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे डिसॉल्व हो गए हों, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए हों, या फिर डेथ हो गई या दिवालिया, जैसा भी वो जितने भी केस हैं उन सब में बंद करना पड़ता है। एंड और कौन सा केस था? और एक सेकंड मैम, याद कर रहा हूँ। मैम आप नूतन देखो चलो मैं बताती हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो आज की क्लास में हम वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज का कवर करते हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे जो ये इतना इजी है ना, सबसे अच्छी बात है, पेपर में कभी आज तक इसके मैंने क्वेश्चंस ही नहीं देखे, बहुत ही कम देखे, एक एक बार देखा था क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी सिर्फ लीगल एक्सपेक्ट का था, और लीगल एक्सपेक्ट में ये था कि जब कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, फिर तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचता ना। देखो, आपके पास क्या है कि ठीक है, आप ना कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मजबूरी में कर रहे हैं, या आप शी से वाइंड अप कर रहे हैं। शी वाला वाइंड अप मतलब कि भाई आपका एक टारगेट के लिए था, जैसे कि आपने बोला कि कंपनी का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पर ध्यान रखना कि वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन में ना डिफरेंस होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन एक अलग चीज है और वाइंडिंग अप एक अलग चीज है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि हाँ वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, लेकिन एक लीगल सेंस में दोनों का जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो है जैसे लीगल प्रोविजंस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। कंपनीज के वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है, लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे हमें इसके लीगल प्रोविजंस करने हैं। देन वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल के द्वारा इसके वाइंडिंग अप है। ट्रिब्यूनल कब करता है वाइंडिंग अप, यानी दिस इज अ फोर्स वाइंडिंग अप। मैं वाइंडिंग अप नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी है करने की, तो दिस इज डन बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका होता है, ये तो ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका वॉलंटरली वाइंडिंग अप। इससे एक दो क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, जब कभी, अब ये अपनी इच्छा से करना, कभी भी आप कर सकते हैं, आपको लगता है आपकी कंपनी वो रन प्रॉफिट आपको नहीं कमा के दे रही है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं हो रही है, तो ये आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दैट्स इट। हमें तो तीन टाइप के वाइंडिंग अप है, हमें वही कवर करने हैं। ठीक है, तो बाय फोर्सफुली जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो यही सब। सबसे पहले जो कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, प्रोसेस होता है कि कंपनी की जो जिंदगी है वो खत्म हो गई है। ठीक है, अब जो कंपनी का जो यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, जो भी सब कुछ था, वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए दिया गया है। तो वाइंडिंग अप है कंपनी का एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इट्स लाइफ इज एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टीज एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, यानी उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर्ड किया गया है उसके मेंबर्स और उसके क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो उसके एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी पहले आउटसाइडर की लायबिलिटीज दी जाती है, तो जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी थी आउटसाइडर की लायबिलिटीज में दिया गया था, उसकी लाइफ एंड हो गई है। ठीक है, इन सब से फिर है लीगल प्रोविजंस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक बार ये वाला समझ लेते हैं कि वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि वाइंडिंग अप के एंड के दौरान में कंपनी के पास कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं रहती, क्योंकि मैंने क्या बताया, वाइंडिंग अप आपका ना, जो ये हम ये कहते हैं ना कि हम ये वाइंडिंग अप खुशी से कर रही हैं,
तो आप कभी भी इतना पैसा कंपनी जब लगाती है तो तो ये खुशी वाला लिख के क्या वाइंडिंग कर। अप ना बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, 2 मंथ हमने स्टाफ को, ठीक है स्टाफ नहीं आ रहा, 2 मंथ हमने स्टाफ की सैलरी नहीं दी, वो सब कुछ ठीक है। वाइंडिंग अप का मतलब पता है क्या है? कि अब उसका क्या बोल अफेयर कंप्लीटली खत्म हो गया है। जैसे जो अभी आपने कहा कि मैम जो उसका ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हो गया, बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया। क्या ऐसा भी होता है केसेस में, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनका इन्होंने एक अपना जो काम था वो फुलफिल कर दिया, ठीक है, वहां की टीम का काम खत्म हो गया, लेकिन कंपनी 100% डिसॉल्व नहीं होती, कंपनी 100% वाइंडिंग अप नहीं होती। ठीक है, तो जो डिसोल्यूशन होता है कंपनी का वो 100% नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंस है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन में। कंपनी विल हैव नो एसेट्स और लायबिलिटीज, तो कंपनीज के कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं होती। when the affairs of a company are completely wound up, ठीक है, जब तब वो बोलते हैं डिसोल्यूशन। यस, मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्ट फुल कंप्लीट हो गया तो मैंने कंपनी को वाइंड अप कर दिया। ठीक है, अब जब मेरा न्यू ऑब्जेक्ट होगा तब मैं कंपनी को रीस्टार्ट कर दूंगी। फिर मेरा वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन डिसॉल्व कर दिया मैंने, मतलब अब दूसरे ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वाइंड अप में और डिसोल्यूशन में फर्क है। वाइंड अप के बाद आप दोबारा से उसी जगह पे वही सेम चीज में, आपने कंपनी का नाम नहीं काटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपके जो मतलब भाई बहन है, मान लीजिए स्कूल जाते हैं, 2 महीने वो स्कूल नहीं गए, तो क्या उनका नाम कट गया? नहीं कटा ना। ठीक है, लेकिन नोटिस आता है, वो सब कुछ आता है, लेकिन जब आपने उसमें से नाम ही कटवा दिया तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन में कंपनी का नाम ही ऑफ कंपनीज के रजिस्टर्ड से हटा हटा दिया जाता है, और उसकी जो लीगल पर्सनालिटी होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, एंड इट्स लीगल पर्सनालिटी एज ए कॉर्पोरेशन कम्स टू एन एंड। अब है लीगल प्रोविजंस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के, वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं? वाइंडिंग अप मींस वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट लिक्विडेशन। अगर हम लीगल प्रोविजंस में देखें तो वही है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अकॉर्डिंगली आप वाइंडिंग अप कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज का जो कंपनीज में यहाँ पे बताया हुआ है कि अलग अलग इसके क्या है प्रोसीजर्स हैं। कानून तो आपको तभी कहेगा ना, कानून आपको कब कहेगा कि ये अपना बंद कर दो? ठीक है, कब? कि जब कानून को आपसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जब कानून को आपसे कोई भी बेनिफिट नहीं है, जब आप कानून को कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है 16 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to reorganization and insolvency, resolution of corporate persons, partnership forms, individuals in a time bound manner। ठीक है, यानी कि टाइम बाउंड मैनर्स में कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल्स में क्या हो गई है? इंसॉल्वेंसी हो गई है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि एक लीगल प्रोविजन इसके में लिया जाएगा, ताकि अब भाई अब आपने अपने आप में दिवालिया घोषित हो गए हो, यानी ना तो आप ठीक को का जो बिजनेस है आपको प्रॉफिट मेक करके दे रहा है, ना तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, ना ही आप किसी भी क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है, उनको पेमेंट कर रहे हो। अब आपकी कंपनी का खुद में सेटअप होना ही क्या है, बहुत ही लॉस मेकिंग जाएगा आपके लिए। तो बेटर है, गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट नहीं है कि गवर्नमेंट को भी टैक्स, जो टैक्स लेना था वो अब आपसे नहीं ले पाएंगे। इट्स ठीक है, तो इसके लिए लीगल प्रोविजंस लिए जाते हैं, उसके लिए लीगल प्रोविजंस कौन लेगा? ट्रिब्यूनल लेती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है चैप्टर 20 में के अंडर पार्ट 1 में दिया गया। अच्छा एक मिनट, मैं
चार्जिंग लगा देती हूँ। ठीक है, तो provisions of part 1 of chapter 20 of the Companies Act 2013 shall apply to the winding up of a company by the tribunal। तो ट्रिब्यूनल के द्वारा देखिए कंपनी का क्या हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाएगा इस एक्ट के अंदर। तो ट्रिब्यूनल खुद ही कर देती है। अब लिखा हुआ है कौन कौन से सरकमस्टांसेस होते हैं, ये प्लीज आप देख लीजिएगा अच्छे से कि सेक्शन 271 है, उसमें बताया हुआ है कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं कि जब कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा अपना वाउंड अप करती है। नंबर वन, अगर कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के द्वारा डाला गया है, भाई कंपनी ने खुद ही वाउंड अप कर दिया, ठीक, क्योंकि उसको पता है कि मैं इंसल्ट करके यहाँ से निकलूंगा तो अच्छा है कि मैं अपने आप ही निकल जाऊं। तो वो कम, लेकिन उस ये स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए कि सभी की क्या है, रजामंदी है। ठीक है, कंपनी जो है बिल्कुल अच्छे से सभी के इंटरेस्ट में एक्ट कर रही है, लेकिन अब उसका कुछ टाइम से वो उनके अंगेंस्ट में एक्ट कर रही थी। तो हमारे लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसी कंपनी है कि वो बम बना रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है, तो ऑब्वियसली तो वो एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, तो वो कंपनी ट्रिब्यूनल उसे बंद कर देगा। ठीक है, फिर क्या होता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन अगर कोई रजिस्ट्रार देता है कि अब इसका जो अफेयर है वो धोखाधड़ी में हो गया, ये जो कंपनी है ये अनलॉफुल पर्पस का काम कर रही है, इसका जो अफेयर है वो क्या है, फ्रॉड है, तो रजिस्ट्रार खुद ही एक एप्लीकेशन देता है बंद करने के लिए। इतनी इजीली नहीं होती है बंद, शुरू शुरू में उसको टाइम भी दिया जाता है, टाइम स्ट्रक्चर फ्रेम किया जाता है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को सुधारने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में जब वो नहीं मानती है, जब वो नहीं वो कुछ रिएक्ट करते हैं तो उसे बंद कर दिया जाता है। अब वाइंड अप के लिए पिटीशन फाइल की जाती है। ठीक है, कैसे फाइल की जाती है कि सेक्शन 272(1) है कंपनीज एक्ट का 2013 प्रोवाइड करता है कि कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन फाइल की जाएगी, जैसे कंपनी का कोई भी कंट्रीब्यूटरी, ठीक है, पर्सन स्पेसिफाइड है ए बी में रजिस्ट्रार, कोई भी पर्सन ऑथोराइज तो नहीं है, तो ये सब, ये तो जस्ट एक क्या है, सारी फॉर्मेलिटीज हैं, स्पेसिफाइड किया जाता है। रजिस्ट्रार बताएगा कि वाइंड अप किस, ठीक है, फाइलिंग में पिटिशन में क्या क्या उन्हें प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, और इसमें जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, खाली अफेयर्स के लिए होता है। अब देखिए कंपनी के कौन कौन, हाँ, जो ट्रिब्यूनल है, मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल है, उसने वाइंड अप करने के लिए बोल दिया, लेकिन कंपनी है उनकी बात नहीं मान रही है, तो वो कंपनी उसको, ठीक है ना, कॉस्ट भी लगा सकती है या कॉस्ट नहीं भी लगा सकती है, बिल्कुल उस पे ताला मार सकती है। ठीक है, कंपनी को जैसे ठीक, मतलब ट्रिब्यूनल को जैसे ठीक होता है वो वहां पे ऑर्डर्स कभी भी बीच में भी दे सकती है। ठीक है, तो कंपनी को लगता है, नहीं, ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई यहाँ पे वाइंडिंग अप होगी तो फिर इनके लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो वो खुद से एक अपना, ठीक है, लिक्विडेटर को हायर कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ऑर्डर दे सकती है वाइंड अप करने के लिए, कॉस्ट भी लगा सकती है, वो सेम ही चीज है। यहाँ फर्क आता है कि यहाँ पे वो बिल्कुल खुद का ताला मार देती है, यहाँ पे वो सिर्फ ऑर्डर दे रही है, जो भी एक्शन उसको जस्टिफाई लगते हैं वो सब देती है। ट्रिब्यूनल नोटिस देती है कंपनी को, और अपॉर्चुनिटी भी देती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे। ऐसे नहीं है कि वो, अगर उनको लगता है कि नहीं कंपनी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी है, अगर कंपनी कहती है कि नहीं मेरी इंसॉल्वेंसी 10 दिन में ठीक हो जाएगी,
ऐसा होने के चांसेस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। तो उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है रीजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 10 डेज के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो भी सोचते हैं कि अगर, ठीक है, इतने टाइम, लेकिन अगर वो कहेंगे मैं 2 साल में सब कुछ ठीक होगा, 1 महीने में, 2 महीने में ठीक होगा, वो टाइम कंपनी जो ट्रिब्यूनल है नहीं देता। ग्राउंड देखा जाता है कि ये ग्राउंड जो है जस्ट इक्विटेबल है या नहीं। हे भगवान। ठीक है, तो कंपनी के लिक्विडेटर्स कौन होते हैं? जो मतलब जिस वाइंडिंग अप को, ठीक है ना, को करने के लिए वो उसी टाइम के लिए आते हैं वहां पे। अपॉइंट करती है कंपनीज एक्ट है इसके अंदर, ट्रिब्यूनल ही द्वारा उन्हें अपॉइंट करते हैं, जो कि उनके सारे जो भी इंसॉल्वेंसी है, क्रेडिटर्स हैं, उन सबकी पेमेंट करनी है, किसको क्या देना है, ठीक है, वो सारे एक्टिविटीज कवर करते हैं। अब क्या होती है, ये तो था कि धक्का देके निकालना ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, धक्का देके बंद कराना। ये है कि आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, अपनी मर्जी से भी होता है, सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वहां से अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का यहाँ चैप्टर क्या है, 5th है, यहाँ पे 20 चैप्टर था। ठीक है, तो सेक्शन 59 क्या कहता है, अ पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन है वो अपने आप को अपनी मर्जी से लिक्विडेट कर रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है पर्सन का। तो उसको सच कंडीशंस भी क्या करनी है, फुलफिल करनी है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ, क्योंकि देखो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मर्जी मतलब सभी की मर्जी, जो कंपनी में जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन सभी की मर्जी होनी चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि सिर्फ एक की मर्जी होगी, नहीं, उन सभी में सभी की मर्जी होनी चाहिए। तो डिक्लेरेशन दिया जाता है, ठीक है, जितने भी सारे डायरेक्टर्स हैं उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर 10 हैं तो 10 में से कम 6 7 तो, ठीक है, डिक्लेरेशन की मेजोरिटी में वो रेडी है। मान लीजिए कि कोई एक डायरेक्टर है, उसने आइडिया दिया कि नहीं, हम इसको ऐसे तरीके से हम मतलब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें वाइंड अप करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है, तो ठीक है। ठीक है, तो अगर सारे वो पार्टनर्स होंगे, वहाँ के डायरेक्टर्स होंगे, तो वहाँ पे वोटिंग जिसकी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी है जो कि यहाँ पे किसी को मतलब डी फ्रॉड का केस नहीं, क्योंकि देखो जहाँ पे ना, और डी फ्रॉड के केस में ना वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता भी नहीं है, क्योंकि मैंने फ्रॉड किया है ये मुझे पता तो है, लेकिन मैं इसको डिस्क्लोज थोड़ी ना करूंगी। ठीक है, हाँ, जब ट्रिब्यूनल आके बताता है, चार्जेस लगाता है, तब जाके होता है। तो फ्रॉड का केस तो आपको वॉलंटरी में रह नहीं देना, डिक्लेरेशन दी जाती है। ठीक है, ऑडिट, अब भाई इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ऑपरेशन का, 2 साल का, आने वाले टाइम में भी, ठीक है, कितना होगा, कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन दी जाती है। ठीक है, वैल्यू किया जाता है कि कंपनी का एसेट्स, अब जब सभी डायरेक्टर्स ने रजामंदी कर दी गई है तो कितनी लाइबिलिटीज है, कितना एसेट्स है, तो ये सब तो बताया जाएगा डिक्लेरेशन के 30 डेज, यानी कि 4 वीक के अंदर। अब वहां पे जनरल मीटिंग होती है, ये बस वॉलंटरी ही अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया जाता है जितने भी वहाँ के मेंबर्स हैं अपनी जनरल मीटिंग में, कि उन्हें अब कौन से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करना है जो अभी इस काम को ये करे। ठीक है, तो वहाँ पे कि कब तक उनको इस एक्टिविटी को कवर करना है, कितनी डेट है। फिर कंपनी जब अपना अंदर का ये सारा मैटर प्रिपेयर कर लेती है ना, कि हाँ हमें इस दिन लिक्विडेट करना है, ये एसेट्स है, यही क्रेडिटर्स है, इन सब की ऐसे पेमेंट जाएगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया गया है, देन कंपनी फिर क्या करती है, ठीक है, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करती है, बोर्ड्स को नोटिफाई करती है, फिर वो जाके तब जाके कंपनी बाहर बताती है 7 दिन के अंदर। जो ये रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या है, सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, तो वो 7 दिन के अंदर सबको बता देती है। फिर वहां पे क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स अप्रूवल अपना तभी देते हैं जब उनको लगता है कि हाँ हमें हमारी सारी फुल पेमेंट मिल जाएगी। तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन है।
तभी आपका कमेंस होगा, तभी चलेगा। फिर जो वहाँ पे आपके रजिस्ट्रार होते हैं वो चेक करते हैं चैप्टर थर्ड और सिक्स सेवन्थ के अंदर इन्होंने सारे प्रोविजंस को फुलफिल किया है या नहीं। देखा जाता है कि सारा अफेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सिर्फ हमें दिखाने के लिए वाउंड अप कर रहे हो और पीछे से काम करना शुरू कर दें। तो वो सब कुछ चेक किया जाता है। तो जो अथॉरिटी होती है वो एप्लीकेशन, जो लिक्विडेटर है वो सब कुछ अपना फाइल्ड करेगा अथॉरिटी के पास कि हाँ ये इतने की एसेट्स थी, ये डाटर्स है, डाटर्स को इतनी इतनी पेमेंट दे दी गई है, सब सेटिस्फाइड है। ये होता है वॉलंटरी में। ठीक है। अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स भी अप्रूव नहीं करते ना तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल होना बहुत जरूरी है और वो तभी देते हैं जब वो आप उनकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है। तो 14 डेज के अंदर फिर जो अथॉरिटी होती है वो, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देती है। देन 14 दिन के अंदर, ये हफ्ते भर में, अब तो 1 वीक में ही आ जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है। तो दैट्स इट, आपका वाइंड अप का कवर हो गया पूरा। ठीक है, ये वाइंड अप का है तो अच्छे से कवर कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग, आप प्लीज बच्चे अच्छे से इसका कंपनीज एक्ट का कवर कर लेना। कल क्लास ना प्लीज कोशिश करना कि 12 बजे ही हो। ठीक है, अगर 12 बजे ही होगी तो या तो मैक्सिमम 12:15 तक हो जाए, ताकि कल आपका जो अदर एक्ट है ना वो भी कवर हो जाएंगे। कंपनीज एक्ट मैम का, 12:15 के आसपास से रख लीजिएगा, 12:15 के आसपास तक कल क्लास होगी, उसके बाद फिर हाँ तो शेड्यूल ठीक चेंज हो है, जाएगा मैम। 12:15, 12:15 ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसा भी सर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आप रख लेना, आप मैम से बात कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो कल क्लास लेते हैं 12:15 पे। ठीक है। ओके मैम, बाय मैम। ओके, तो हमारा मेनली थैंक यू। संडे तक ये वाला कवर हो जाएगा, बिजनेस लो जितना मेरा टारगेट है। फ्राइडे सैटरडे संडे लेके क्लास हमारा, इसमें इतने टॉपिक्स नहीं है ना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बचा है, स्पेशल एक्ट बचे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है। तो कल कोशिश करती हूँ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप, ये बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, ये हम कल कवर कर दें। ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू।